Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Prime Minister inaugurates a World Food India 2023, disburses assistance to more than 1 lakh self-help group members in New Delhi. Key domestic indices end positive. Sensex crosses 64,360 mark. Nifty settles above 19,230 level. And Ministry of Information and Broadcasting takes a strong steps to curb film piracy. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए नई दिल्ली में 1 लाख से अधिक स्वयं समूहों को पूंजी सहायता वितरित की। घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त का रुख, सेंसेक्स 64,360 और निफ्टी 19,230 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश में फिल्म चोरी रोकने के लिए कठोर उपाय करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य उत्पादों को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि खाने की बर्बादी कम से कम हो। उन्होंने कहा पिछले 9 वर्षों में सरकार की उद्योग और किसान समर्थक नीतियों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत $50,000 मिलियन से अधिक की कृषि उपज के कुल निर्यात मूल्य के साथ 7वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है और मोटा अनाज भारत के सुपर फूड बकेट का एक प्रमुख घटक है और जल्द ही इसकी स्वीकार्यता पूरे विश्व में होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता वितरित की। इससे स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण में सुधार करने और बाजार में बेहतर कीमत मिलने का अनुमान है। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं? खाद्य सुरक्षा तो जरूरी है, साथ ही साथ उसके साथ साथ जो ये खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग है और इसका इतना बड़ा बाजार है, अर्थव्यवस्था में इसका कितना प्रमुख योगदान है? तो जैसे अमित, आप जानते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन जो पेंडेमिक में हमने देखा कि काफी बड़े पैमाने पर डिसरप्शन हुई ग्लोबल इकोनॉमी में, तो जो फूड सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है ग्लोबल इकोनॉमी में। और भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हम फूड सप्लाई कर रहे हैं विश्व को, ना सिर्फ जैसे आपने कहा कि जो रॉ फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसके लिए भारत का की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा है। और मुझे खुशी है कि इस मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी एक एग्जीबिशन, यदि आप इसको कंपेयर करें तो जैसे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, उस प्रकार से ये वर्ल्ड फूड फेयर है एक जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। करीब इसमें 80 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 12 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इस फूड फेयर में, आप कह सकते हैं। और इससे जो भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं फूड प्रोसेसिंग में, वो बहुत उसमें ग्रोथ आ सकती है। देखिए, फूड हमारे लिए फूड एक रिक्वायरमेंट तो है ह्यूमन, साथ में इंडिया के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश के आज भी करीब 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और उनकी अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को गति मिलेगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, वहां पर वैल्यू एडिशन बढ़ेगी, तो ये जो 60% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो हर प्रकार से यदि किसी भी डायरेक्शन से देखें आप, तो ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। पुनीत, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी फोकस था, क्या ऐसा माना जा सकता है कि अब से पहले इस क्षेत्र में उतना ध्यान या उतना इसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया जिसमें कि इसकी संभावनाओं को और विकसित किया जा सके, और अभी जितना इस पे फोकस किया जा रहा है उससे इस क्षेत्र की संभावनाओं को और पंख लग गए हैं?
आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो द कॉन्सेप्ट है कि वर्ल्ड फूड फेयर का भारत में एक ऑर्गेनाइज की जाए इतने बड़े इंटरनेशनल स्केल पर, ये सेकंड फेयर है। पिछले साल भी इसका आयोजन हुआ था, और उससे पहले के लॉकडाउन थे तो नेचुरली उस दौरान ये नहीं हो सकता था। तो ये आपको बताता है कि कितनी इम्पोर्टेंस सरकार अब इस क्षेत्र को दे रही है। जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए अभी तक एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, लेकिन हमने कभी भी भारत में पॉलिसीज ऐसी नहीं देखी, या बाकी देशों में भी देखें, जहां पर इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए। और आपने एक न्यूज आइटम पढ़ी जिसमें आपने बताया कि करीब 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही एक फार रीचिंग इनिशिएटिव है, क्योंकि आप जब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरली इट्स अ वेरी बिग एंड डिफिकल्ट वेंचर, पर हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज उस डायरेक्शन में अब काफी अच्छी आ रही है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.4% की बढ़त से 283 अंक उछलकर 64,364 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% की बढ़त से 97 अंक बढ़कर 19,231 पर रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। Key domestic stock market indices continue to be positive for the second session in a row amid positive cues from the global share markets. BSE Sensex gained around 283 points, 0.44% to close at 64,364. NSE Nifty rose around 97 points, 0.51% to settle at 19,231. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.71% and the small-cap index climbed 0.94%. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 16 appreciated while 14 declined. Titan climbed above 2.2%, JSW Steel rose 1.8% and Tata Motors gained around 1.7%. On the other hand, Bajaj Financial Services fell around 2.4%, IndusInd Bank lost 0.8% and Tata Steel declined 0.7%. In sectoral indices, all 20 sectors finished in the green. Realty jumped above 2.6% and services gained 1.6%. Consumer durables rose 1.4% and consumer discretionary added 1.2%. The overall market breadth was positive as shares of 2,294 companies appreciated, while those of 1,394 companies declined. A total of 130 shares remain unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपये 29 पैसे के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स गिरावट से लगभग 106 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनित शेयर बाजार की दिशा के बारे में क्या आपका आकलन रहता है? तकरीबन 64,500 के आसपास अभी जो सेंसेक्स है और निफ्टी लगभग 19,200 के आसपास बना हुआ है। क्योंकि अगर हम भौगोलिक स्थितियों को देखें तो वहाँ से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो। हालांकि इस मुद्दे के बावजूद रूस और यूक्रेन का युद्ध का पे खबरें आने तकरीबन वो शायद धूमिल हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि युद्ध अभी भी लगातार जारी है और इसके जो नतीजे हैं वो उतने व्यापक तौर पे शायद आंक नहीं रहे, तो ऐसे दौर में एक आम निवेशक को किस तरह से भूमिका अपनानी चाहिए और अर्थव्यवस्था पर शेयर बाजार की कैसी चाल नजर आती है? तो अमित देखिए, अभी जो शेयर बाजार की हालत है वो काफी मैं कहूंगा कि काफी वोलेटाइल है। यदि पिछले सप्ताह को देखें तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी, फिर इस सप्ताह हमने देखा मार्केट में रिबाउंड आया, काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही मार्केट की। तो कुल मिलाकर और इंडेक्स को अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने में करीब इंडेक्स वही एक 19,500 के निफ्टी और 65,000 के आसपास का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स वहां पर पिछले 2 महीने से वहीं पर झूल रहा है। मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वोलेटाइल है, काफी बाजार उतार चढ़ाव होती है, लेकिन एक उसी लेवल पर बाजार चल रहे हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी बन रही है, वहां पर इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा आ रहा है। लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बैंकिंग इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, वहां पर हमने काफी गिरावट देखी है, कमजोरी देखी है, अंडर परफॉर्मेंस है। एक और खास बात है, बाजारों में हमने देखा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो काफी बड़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे हैं पिछले 1-2 सप्ताह से, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग अभी बरकरार है।
तो और ये सब इन ए ग्लोबल एनवायरनमेंट जहां पर जैसे आपने कहा कि काफी चिंताएं हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो कुछ हद तक उसने अब इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो बढ़त थी उस पर कुछ उन्होंने ब्रेक लगाया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं, वो जो मार्केट है उसकी वॉलेटिलिटी को भी वो दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब को यदि हम नजर में रखते हैं तो इन्वेस्टर्स को कॉशियस ही रहना चाहिए। आई थिंक इट इज बेटर टू बी सेफ इन दिस मार्केट। और काफी मेरा अपना अनुमान है कि आने वाले 2-3 महीने तक ये बाजारों में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, काफी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो मेरा अनुमान है कि मार्केट्स में कॉशन जो है वो बेहतर है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए एंड इन्वेस्टर्स जहां भी प्रॉफिट आ रहा है वहां पर थोड़ा बुक कर लेना चाहिए, बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 वर्षों लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बहुत अच्छा आउटलुक है मार्केट्स का, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगले 3 महीने से 6 महीने तक मुझे लगता है काफी वॉलेटाइल रहेगी। Puneet, do you expect the FIIs to continue being the net sellers as they were today? 12 crores net sellers, which was not all that much because the DIIs were the net buyers to the tune of 402 crore rupees. Do you expect the FIIs to continue selling all the way till the end of December? Is that what you mean by short term? Arjun, yes. I think FIIs, they have been selling in last few weeks, and I think they will continue to sell maybe till the end of this financial year, maybe for next 2-3 months. Because see, the reason is that there are two particularly strong reasons why they are selling in India. One, of course, is the fact that the bond yields in USA have gone up a lot. They were close to 5% earlier this week. They are still about 4.7, and the expectations are that the bond yields, 10-year bond yield in America will continue to be at 5%. So if you can invest in America in dollar terms at 5% returns, it makes a lot of sense for them to pull money out of emerging markets. And so we have seen FIIs selling. Secondly, the dollar index has also been very strong. 106 is what Amit was mentioning, and rupee is also weak vis-a-vis the dollar. So clearly, FIIs are in no mood to put in large monies into emerging markets, and they are withdrawing money whenever they are pulling. They can book profits, and so we have seen a lot of selling in banking stocks, particularly private sector banks, where they are making very good money. So I think FIIs will continue to be sellers in this market. पुनीत, आपने भी जिक्र किया कि निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों ने काफ़ी बिकवाली करी है। ऐसे में क्या ये क्षेत्र अभी निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं? साथ ही साथ चूंकि रियल्टी क्षेत्र में अगर आज देखें तकरीबन 2.5% से अधिक उसमें बढ़त आई है, क्या रियल्टी से लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं और इसमें अभी निवेश करने का एक स्कोप बनता है? अमित, देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी है मार्केट में कहिए, आप इकोनॉमी में कह सकते हैं कि मार्केट्स में जो लग्जरी सेगमेंट ऑफ स्पेंडिंग है इकोनॉमी में, यदि हम बड़े घरों की बात करें, महंगे घरों की बात करें, महंगी गाड़ियों की बात करें, या टूरिज्म ट्रैवल, जो लग्जरी टूरिज्म ट्रैवल है उसकी बात करें, तो वहां हमने देखा है कि वहां पर स्पेंडिंग बढ़ी है। और दूसरे तरफ जो लोअर टिकट आइटम्स हैं वहां पर थोड़ा बहुत पुल बैक है, जो कंजम्पशन है वो कम हुई है। तो मुझे लगता है कि जो रियलिटी है, क्योंकि वो हाई वैल्यू टिकट आइटम है, वहां पर अभी स्पेंड काफी स्ट्रांग है और वहां पर डेफिनेटली काफी अच्छी स्ट्रांग पाइपलाइन है प्रोजेक्ट्स की, और वहां पर स्ट्रेंथ रहेगी। तो मुझे लगता है रियल्टी सेक्टर इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा आने वाले समय में। और इसी तरह से लग्जरी कार्स की यदि बात करते हैं तो लग्जरी स्पेंड, और ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है। जब लॉकडाउन खुले तो हमने देखा कि लग्जरी स्पेंडिंग में काफी ज्यादा ग्रोथ आई, और इसको केस शेप्ड रिकवरी कहते हैं वैसे इकोनॉमी में हम लोग। बट डेफिनेटली जो रियल्टी सेक्टर है वो मुझे अच्छा लगता है, और इसमें डेफिनेटली बैंकिंग में भी आप देखेंगे कि हालांकि कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन बैंकिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बैंकिंग आपके हिसाब से, जैसे आपने 2 क्षेत्र बोले, रियल्टी अभी भी कहीं ना कहीं सकारात्मक बना हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र भी, बैंकिंग में निवेश करना अभी कितना उचित होगा, और उसमें भी खासतौर पे निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के बैंक? इसके साथ ही साथ और वो कौन से क्षेत्र होंगे जिसमें इस दौर में निवेश करना लाभकारी हो सकता है? अमित, देखिए, पहले बैंकिंग की यदि बात करें हम, तो बैंकिंग में किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में, यदि भारत की अर्थव्यवस्था को हम समझते हैं कि आने वाले 7 या 10 वर्षों में यहाँ से $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी, तो उसमें बैंकिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा और उसको काफी फायदा भी होगा।
तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमें बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हालांकि मुझे जैसा मैंने पहले भी कहा कि शॉर्ट टर्म में अगले 3 से 6 महीने करेक्शन की हमें इंतजार करनी चाहिए। मुझे लगता है वहाँ करेक्शन आएगी, क्योंकि FIIs की जो सेलिंग है वो ज्यादातर फाइनेंशियल सेक्टर में है अभी। तो फाइनेंशियल सेक्टर IT में हमने देखा है काफी सेलिंग करी है उन्होंने, तो वहां पर करेक्शन आ सकती है। पर एक बार वो करेक्शन आने के बाद मे बी अराउंड मार्च अप्रैल एक अट्रैक्टिव लेवल होगा इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेटली। Will it also not coincide with elections, Puneet, looking at corrections? So, Arjun, my reading is that we will see markets to wait and watch for election outcome. So again, the valuations may be fairly attractive around those times, and markets will take direction after election results. So it will be a good time to invest in March, April, when we are in the middle of the election season, and then probably after elections the markets will rise. But it could be interesting, no, to invest around those on those levels. Well, Puneet, our questions and your responses are all centered around American investment into India. What is their outlook really? Are they looking at their own earnings season post-Christmas for the benefit of their shareholders, or are they looking at our markets in terms of earnings, macroeconomic data, and the elections which is coming up? Because the volatility index right now is actually coming down despite the markets being choppy over 2 weeks. How do you see the markets from their perspective? So, foreign investors, of course, Arjun, when they look at investing in other countries, and whether they look at investing in India, China, or any other market, they are primarily driven by liquidity conditions in their own economy. So, what happens in American economy or American markets is extremely important. And in America, fortunately, for last few days, I would say, there is this belief that the US Fed will no longer raise rates, and the conditions will continue to be benign, and there will be no recession in America. That is the belief right now. And on that belief, I think that confidence has come that they want to put more money into emerging markets. But I would say this is a very fragile belief. We will need to wait and watch to see whether American economy continues to do well. Of course, our markets, our investment environment will be affected by what happens in US, because US is one of the largest economies in the world. So clearly, they are important. Of course, I think another major factor is the Japanese market and Japanese monetary system. So in Japan, they have agreed to let the rates rise a little bit, but even then, the Japanese government continues to pump a lot of liquidity into the markets. So they're still providing funds to the global economy, and I think we are benefiting from it. But of course, in that sense, we are part of a larger global economic structure, and therefore we are affected by what's happening there, really. What about the dollar index? It's making the purchasing power of the US dollar go up, and therefore their buy into markets like ours becomes a lot easier, does it not? Absolutely. A dollar index has a major bearing on where and how the investors invest. And the dollar index at 106 is beneficial to US consumers to some extent, because the inflation which has come down in America is also partly because of the strength of the US dollar. And as long as the yields in America, they continue to rise, we will see the dollar index will get stronger, because higher yields means more investments into the American economy, more dollar inflows into America, and therefore the dollar index goes up. And Right. And of course, like you said, if the dollar index is stronger, then Indian assets become cheaper in relative terms. So yes, it is a good metric for US economy. And of course, because they are doing so well. I mean, they had a 4.5% growth in US economy last quarter, which is a huge record. I think that is the reason they continue to drive economic sentiment around the world. नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज बढ़त का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.5%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 2% और जापान के निक्केई के साथ साथ दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% की बढ़त से बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में आज मिलाजुला रुझान रहा। जर्मनी और लंदन के शेयर सूचकांक जहां 0.2% की बढ़त में नजर आए, वहीं फ्रांस का शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, बहुत संक्षेप में ये एशियाई और यूरोप के जो बाजार हैं
उनकी स्थिति में ये जो मजबूती का एक की झलक जो नजर आ रही है, उसका कारण क्या है? अमित, देखिए, इंटरेस्टिंगली वैसे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यूरोप में खासतौर से बहुत अच्छी नहीं है, और वहां पर इन्फ्लेशन हालांकि थोड़ा कंट्रोल में आया है, थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स में भी वहां पर लगाम लगी है, उसके बावजूद भी अभी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वहां पर स्ट्रांग नहीं है यूरोप में। और लेकिन उसके बावजूद जो लिक्विडिटी है अमेरिका से वो काफी स्ट्रांग है। दूसरा, एशियाई बाजारों में देखें तो चाइना एक बहुत बड़ा ड्रैग रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एशिया की सभी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो चाइना पर डिपेंड करती हैं ग्रोथ के लिए। तो हमने देखा है कि इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगर भारतीय बाजारों को हम छोड़ दें तो एशिया के बाकी सब बाजारों में अंडर परफॉर्मेंस रही है, वहां पर बाजार अच्छे नहीं रहे हैं पिछले दिनों। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिबाउंड है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट्स में जो रुके हैं उस वजह से, तो वो रिबाउंड देख रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, पर्टिकुलरली चाइना की इकोनॉमी में अभी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, वहां पर आसान नहीं होगा। एक स्टिमुलस उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन उससे भी जो एक रिबाउंड है वो देख रहे हैं, पर मुझे लगता है अभी समय लगेगा एक एशियन इकोनॉमीज को रिबाउंड करने में। In more news from the US market, the three major US stock indices rallied more than 1.5% yesterday on hopes that the US Fed Reserve has reached the end of its interest rate hiking campaign, and a batch of upbeat quarterly financial updates added to the bullish mood. The Dow Jones Industrial Average rose 1.7%, S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both climbed around 1.8% each. Puneet, what has led to this rebound in the US stock market? And in terms of macroeconomic news, I believe 150,000 jobs have also been added on the payroll. So you're right. To begin with, today's payroll report, which actually shows that the employment is coming down in US, and so unemployment has actually gone up a little bit. And this is a case of where bad news is taken as good news by the markets, because if the employment is cooling off, then markets, they believe that the Fed will not raise rates further. And so right now the focus of the market is purely on interest rates. Anything which supports the view that the US Fed will not raise rates becomes a reason for the markets to go up. Therefore, we saw the statement from Jerome Powell, which was a mere statement saying that, look, we are not raising rates, but he actually said that we'll probably go ahead and raise rates once more, maybe next year. Even then the markets rallied a lot because they kind of saw it as a sign of relief, and that the US Fed will not raise rates beyond a point. Similarly, I think right now the markets are purely focused on interest rates. Next year, I think we will start focusing on economic growth once again in USA, whether there will be recession or no recession at all. So those things are up in the air. I can't make a definitive assessment of those right now. But I think right now markets are just bothered about interest rates, nothing else. They want the yields to stay below 5%. In case the yield goes above 5% in USA, 10-year yield, I can tell you the markets in America will suffer. They'll come down. In more news, with the film industry facing losses of up to 20,000 crore rupees every year due to piracy, the Ministry of Information and Broadcasting has taken strong steps to check film piracy in the country. After the Parliament passed the Cinematograph Amendment Act 2023 during this year's monsoon session, the Ministry of Information and Broadcasting has established an institutional mechanism of nodal officers to receive complaints against piracy and direct the intermediaries to take down pirated content on digital platforms. As of now, there is no institutional mechanism to directly take action on pirated filmic content except legal action under the Copyright Act and the Indian Penal Code. With the proliferation of internet and almost everyone interested to watch filmic content for free, there is a boom in piracy. The above action would allow instant action by the Ministry of Information and Broadcasting in case of piracy and will provide relief to the industry. The amendment includes strict punishment of minimum 3 months imprisonment and a fine of 3 lakh rupees, which can be extended up to 3 years imprisonment, and a fine up to 5% of the audited gross production cost. It is noteworthy that the act has been amended after 40 years. In more news,
A new energy-efficient carbon dioxide capture technology that converts carbon dioxide to carbon monoxide under electrocatalytic conditions under ambient temperatures in the presence of water has been developed with potential for application in the steel sector. In efforts to support India's goal for net zero emissions by 2070, the DST-supported National Centre of Excellence in Carbon Capture and Utilization at the IIT Bombay is actively working towards developing novel, scalable and affordable pathways in capturing carbon dioxide from various emission sources and converting it into usable chemicals or permanent storage, representing a crucial pathway for greenhouse gas mitigation. बहुत संक्षेप में जो फिल्म पायरेसी पे जो सरकार ने अभी कदम उठाए हैं और इतनी मजबूती के साथ उठाए हैं, ये कितना सार्थक संदेश देने में कामयाब होंगे? देखिए अमित, जो प्रपोजल है, जैसे अर्जुन ने बताया कि 3 साल तक की सजा हो सकती है, बहुत भारी फाइनेंशियल फाइन हो सकता है, ये दिखाता है कि सरकार बहुत सीरियस है फिल्म पायरेसी को रोकने में। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये सेक्टर ग्रो करे तो यहाँ पर हमें ये जो IPR वायलेशंस हैं इनको रोकना पड़ेगा। ये क्रिमिनल एक्ट है और इसको रोकना चाहिए, और उसी से मुझे लगता है सेक्टर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज इट इज गोइंग टू सफर अ लॉट। जी। In more news, this time from the oil market, oil prices were little changed today but headed for a second week of losses as supply concerns driven by conflict in the Middle East. In intraday trade, Brent crude was trading at $87.25 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $82.98 per barrel when reports last came in. Puneet, despite the conflict in the Middle East, is a pathway for a commercial trade in crude oil interrupted any which way? Why is it that the prices are going up? Is this just because of sentiment or a potential threat to shipping being cut off? Basically, it's a potential threat. The markets are threatened. First of all, of course, we know that the oil OPEC countries and Russia have actually cut production of oil by almost 3 million barrels a day. I mean, it is a huge amount of cut which has been there. Otherwise, the prices would have been lower. And on top of it, there is this almost permanent threat of disruption in oil supplies, and particularly in the Middle East. I think that is really keeping the market on the edge, and the prices are going higher. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 70 रुपए की मजबूती से 60,980 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। हालांकि चांदी 245 रुपए की गिरावट से 71,155 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना बढ़त से $1,998.20 प्रति औंस और चांदी भी मजबूती से $23.13 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। तकरीबन $2,000 के आसपास अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना फिर से पहुंच रहा है। क्या संकेत करता है, क्योंकि सोना अगर 2000 से ऊपर पहुंचता है तो क्या भारतीय बाजारों में इसके दाम और तेजी से उछाल मारेंगे, या अभी वैश्विक घटनाओं को देखते हुए आप क्या समझते हैं सोने की चाल कैसी नजर आएगी? देखिए अमित, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सोना की डिमांड बनी रहेगी, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट वी हैव। और इसका जो रिस्क टू द अपसाइड ज्यादा है और डाउनसाइड कम है सोने में, तो आप देख सकते हैं वो तेजी। Silver prices are also quite high. Why is that the case? Silver prices, in fact, are relative to gold. They haven't gone up that much, but lately they have gone up because I think that arbitrage between gold and silver is being played to that advantage. भारतीय बाजारों में हालांकि चांदी के में अभी भी ऐसा माना जाता है कि चांदी की चमक अभी भी बरकरार रहेगी, और आगे आपका कैसा आकलन नजर आता है चांदी के बारे में खास तौर पे? अमित, आप जानते हैं कि एक डिबेट रहा है पीछे कि चांदी जो है वो सोने से ज्यादा सस्ती है एक प्रकार से रिलेटिव टर्म्स में। हालांकि मैं इस फील्ड में बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि गोल्ड का जो एक इंटरनेशनल सेफ हेवन स्कोप है, उस वजह से गोल्ड की बैंक ज्यादा होती है। चांदी ज्यादा इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री में, उसकी डिमांड अच्छी रहती है, बट गोल्ड डेफिनेटली ज्यादा सेंसिटिव है टू द ग्लोबल डेवलपमेंट। पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Prime Minister inaugurates World Food India 2023, disburses assistance to more than 1 lakh self-help group members in New Delhi. Key domestic indices end positive. Sensex crosses 64,360 mark. Nifty settles above 19,230 level. And Ministry of Information and Broadcasting takes strong steps to curb film piracy. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.